ओके, तो आई सेड कि जैसे P इज इक्वल टू एम बी है, तो P इज इक्वल टू एम बी में फोर्स जो होता है वो dp बाई डी टी होता है। और इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट, जो मोमेंटम है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो यदि मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट लिया है, तो ये v इंटू डी एम बाई डी टी हो जाए। जब आप मास को कांस्टेंट रखते हैं तो m इंटू डी बी बाई डी टी हो जाता है। इस टर्म्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम के अंदर इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो अब डीएम अपने पास आ गया। डीएम कैसे निकाला? फ्लूइड के केस में जो फ्लूइड पार्टिकल अज्यूम करते हैं वो निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वीडीटी। वीडीटी लेंथ होता है, मतलब आप ये मानते हो कि कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंटेनर से बाहर निकला है, इसको फ्लूइड पार्टिकल बोलते हैं। फ्लूइड पार्टिकल जब इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन पे आता है v वेलोसिटी से dt टाइम में, तो v dt लेंथ होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास आ जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है। तो जब आप v इंटू डी एम बाई डी टी करोगे तो ये जो थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए वी रो, तो दैट इज इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर रो। ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको हमें इसको निकालना है, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस किए थे और लास्ट क्लास में टेस्ट के अकॉर्डिंग किया था कुछ प्रैक्टिस। अब उसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग रिएक्शन ऑफ लिक्विड ऑन द अगर कंटेनर की बात करते हैं तो हमने आपको कहा कि किसी भी कंटेनर से यदि ये लिक्विड बाहर आता है v स्पीड से, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, होल का क्रॉस सेक्शन a है और v स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ से जो लिक्विड विल कम आउट फ्रॉम द कंटेनर विद द स्पीड v, तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी। v होता है v रिलेटिव, बेसिकली अगर और बेटर कॉन्सेप्ट देखें तो ये होता है v रिलेटिव, मतलब ये है vr है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स with respect to the container। और यहाँ से ये आ जाता था कि थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी आर को भी लिखा था और डीएम को लिख दिया था ए वी डी टी इंटू रो डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू आया था ए वी स्क्वायर रो। अब इसका इस्तेमाल हम अच्छी जगह कहीं भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कंटेनर है और कंटेनर का हाइट मैंने दे दिया 5 मीटर, इसमें वाटर है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी ले लिया 1000 kg पर मीटर की, और यहाँ पे 2 मीटर पे एक होल बना दिया जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है। ठीक है, 2 मीटर पे फ्री सरफेस से ऊपर से 2 मीटर पे हमने एक होल बना दिया
और जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है कितने स्पीड से, तो अपने को ये स्पीड टोरिसेलीज लॉ लगाएंगे तो √2gh आ जाएगा। टोरिसेली ने क्या बताया था कि यदि h हाइट से, यानी h मतलब यहाँ फ्री सरफेस से h डेप्थ बिलो अगर किसी भी होल से वाटर बाहर आता है तो इसकी स्पीड फ्री फॉल की स्पीड जैसी हो, तो दैट स्पीड इज √2gh। तो यहाँ से भी v इक्वल टू √2gh हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 2 इंटू जी, एच की जगह पे हम इसको 2 लिख देते हैं, ये अंडर रूट हो गया। अब 2 जी की जगह पे 10 हो गया, इंटू 2 अंडर रूट हो गया, दैट इज हो गया 4 इंटू 10, दैट इज 2√10। ये तो स्पीड आ गया, राइट। ये कितने स्पीड से बाहर आया ये निकल गया। अब इस पे थ्रस्ट फोर्स कितना लग जाएगा, थ्रस्ट फोर्स निकल जाएगा ρ(a)v²। सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रो है वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³, एरिया है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर, वी स्क्वायर है दैट इज 2, 2 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ऑब्वियसली 4 2 ज़ा 8 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁻1, तो ये एग्जैक्टली 8 के फॉर्म में आ गया, दैट इज 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स इस पे लग जाएगा कंटेनर पे बैकवर्ड डायरेक्शन। फिर आप इससे एक्सलेशन निकाल सकते हो, एक्सेशन कंटेनर का निकाल सकते हो सकता है ग्राउंड पे कंटेनर में फ्रिक्शन कुछ लगा दे, फ्रेम कर दे, फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। अभी वैसे करेंटली कौन कौन वीडियो में है, सानिध गायब हो गया, ओके, सानिध आ गया, पुनीत, पुनीत नहीं है, पुनीत क्यों नहीं है, पुनीत, पुनीत वीडियो क्यों नहीं है, और धर्मेश, धर्मेश है, पुनीत प्लीज ऑन योर वीडियो, क्योंकि पेरेंट्स ही काफी गुस्सा हो रहे थे, बोले सर बच्चे सब जब आप पढ़ाते हो तो वहाँ नहीं रहते। सक्षम, व्हाट हैपेंड, सक्षम वीडियो में दिक्कत है, सर फ्रंट कैमरे में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, निश्चल, निश्चल, ओके ओके, पुनीत ठीक है। आयुषी कहाँ गई, आयुषी यस सर। वीडियो ऑन कीजिए। सर कंप्यूटर में कैमरा नहीं है। नहीं, ये पापा से बात करें मुझे, घर पे पापा है, मम्मी है, नहीं अभी नहीं है। नहीं उनसे बात कराइए, कोई भी है आपके घर पे, कोई भी है, फोन से बात कराइए मुझे। अभी अभी कराऊं? अभी प्लीज एक बार थोड़ा बात करा दीजिए। पापा भी आए थे ना मिलने उस दिन, बोले थे कोई दिक्कत नहीं है उसको, फोन को, खुद ये पेरेंट्स की डिमांड है। आकाश, आकाश, आकाश ये लगा के छोड़ दिया है, चला गया है। प्रशांत, प्रशांत, क्या रिस्पेक्ट है, मतलब टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट है, बच्चे से कैसे अच्छा करेंगे लाइफ में, समझ नहीं आता। वेब कैम नहीं है, ये अभी पूरा साल बीत गया, इतना व्यवस्था नहीं कर सकते, वेब कैम नहीं है तो कभी कुछ नहीं है। क्लास को सीरियसली लीजिए, मार्क्स भी कम आ रहे हैं प्रशांत, मैं कैसे मान लूं कि यू आर सीरियस। हम्म, चलो कोई नहीं, मैं बात करता हूँ आपके पापा से। अप्रूवल मुझे चाहिए, यदि आपको वीडियो ऑफ करके करना है तो मुझे पेरेंट्स से अप्रूवल दिला दीजिए। तनिषा, व्हाट हैपेंड, तनिषा आर्यन, ये सारे बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, जो जो नई वीडियो ऑन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं क्लास प्रॉपर तरीके से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तनिषा बोल रही है, ओके ठीक। आर्यन,
के हिसाब से हम अगर चल लें तो फिर टीचर फिर कैसे होंगे? फिर मेंटरिंग कभी-कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है ना, सिर्फ अपने हिसाब से चलेंगे तो कैसे होगा? चलिए ओके। मान्या, मान्या आवाज आ रही है? यस सर। मान्या वीडियो ऑन करो, क्या दिक्कत है सिस्टम में? तो मेरे लैपटॉप में भी अरे यार, तो मेरे सबका लैपटॉप कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रांग हो जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। पापा से एक बार अप्रूवल है क्या आसपास? नहीं पापा सर, मेरा मम्मी तो पहले नहीं, नहीं कोई सर मुझे अभी तो थोड़ा सा ना अप्रूवल दिला दीजिए। मतलब मैं पेरेंट्स आ रहे हैं ना, वो मुझे बोल रहे हैं, बोले कि तो या सर तो आप मैं फिर लोग फोन कैसे से क्लास ले लूंगी, फोन पे रहते हैं। एक बार तो फिर मुझे फोन आप से दिक्कत वीडियो ऑफ कर ले, बशर्ते आप वीडियो ऑफ कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बार पापा मम्मी से या तो फोन करवा दीजिए मुझे। मैं बिना पेरेंट्स के अलाउ करके आपको वीडियो ऑन ऑफ नहीं करने दूंगा। ठीक है। ठीक है। और सारा अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो अपने मन मर्जी का करूंगा, तो क्या करेंगे फिर नहीं हम ऐसे सर बच्चे ऐसा को? नहीं करा तो जो बात ही नहीं मान रहे हैं वो क्या होगा फिर बच्चे को? तो हो गया टीचर्स आर आवर सर्वेंट, वी आर पेइंग फॉर दैट। फालतू का है जो बच्चे को, लोग इतना भी नहीं है कि टीचर ने बोल दिया तो ठीक है करना है। बस एक चीज हम लोग का था कि भाई कम से कम जो टीचर ने बोल दिया तो करना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अपने पास ये जो थ्रस्ट फोर्सेस का फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, रो ए बी स्क्वायर, ये अच्छा फॉर्मूला है, इसका आपको इस्तेमाल हर जगह होगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं बैक में एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। कभी कभी होता है इलोंगेशन ऑफ द रॉड, कुछ एक्स्ट्रा ये सब टॉपिक बता रहा हूँ। इलोंगेशन ऑफ ए रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। जल्दी से जो बच्चे पीछे हैं वो सब ग्रेविटेशन पूरा करके और इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आ जाइए फास्टली। ठीक है। जैसे कोई भी रॉड है, रॉड का अपना एक वेट होता है। मान लो कि सीलिंग के साथ ये सस्पेंडेड, इसका मास m है, लेंथ l है, राइट। और इसमें बताना है कि इसमें इलोंगेशन कितना हो, इलोंगेशन इन द रॉड कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी इसके रिगार्डिंग बता दूं। थ्योरी अगर इसके अकॉर्डिंग बताएंगे तो हुक्स लॉ बताता है कि यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट होता है, यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसी भी रॉड में कितना होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। एल एल बाई एल। हाँ, डेल्टा एल बाई एल। ये हो जाएगा एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। टीचर्स मतलब वीडियो ऑन। ओके। अब यहाँ से देखिए इसको हम करते क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। अगर आप ड्यू टू वेट आप बात करते हैं इलोंगेशन की, तो हो क्या रहा है कि रॉड के इस सेक्शन में या इस सेक्शन में, इसके नीचे जो वेट आता है इस सेक्शन में, वही इस पे फोर्स की तरह बिहेव करेगा। मतलब जैसे आप एफ को mg डायरेक्ट नहीं ले सकते, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई लाइट थ्रेड होता और यहाँ पे m मास का एक ऑब्जेक्ट इससे सस्पेंड कर देते, तो यंग्स मॉडुलस एक ऐसा कांस्टेंट है जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है। स्ट्रेस क्या बताया था कि किसी भी सॉलिड्स पे यदि आप F फोर्स लगाते हैं, है ना, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होना चाहता है। सॉलिड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, तो इस पे कुछ लेंथ का इंक्रीमेंट होता है। तो ये लेंथ कितना मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा मटेरियल के अंदर क्या है, रेस्टोर। जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड कंडीशन में या कंप्रेस्ड कंडीशन में एक स्ट्रेस फील करता है, वो रेस्टोर करना चाहता है अपने सिचुएशन को। सॉलिड्स में भी ये बिहेवियर होता है। तो फोर्स बाय एरिया जो होता है, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा स्ट्रेस होता है। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो डायमेंशनल डिफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कि लेंथ एल था, अब एल प्लस डेल्टा एल है, तो डायमेंशनल डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा एल बाई एल। तो ये डेल्टा एल बाई जो एल होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस फॉर द सॉलिड, है ना। अब वेट mg के कारण यहाँ पे तो इस स्ट्रिंग पे तो डायरेक्टली वेट mg लग रहा है, लेकिन रॉड में क्या है, हर जगह पार्टिकल से अलग अलग टेंशन है। आपको पता है हैवी रोप में भी, हैवी रोप की जब हम बात कर देते हैं तो इस पॉइंट पे टेंशन अलग होगा, इस पॉइंट पे टेंशन अलग होगा और इस पॉइंट पे टेंशन अलग होगा। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगा। जितना नीचे की तरफ आएंगे टेंशन कम होगा और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक्स पे एक dx एलिमेंट ले लेते हैं। ये dx जो रॉड की लेंथ है dx, है ना, वो आप लेंथ ले लेते हैं यहाँ इस एंड से x पे। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो m बाई एल, इसलिए x लेंथ का जो वेट इसके नीचे है, मतलब जो ये एलिमेंट है इसके नीचे टोटल वेट कितना लगा हुआ है, m बाई एल एक्स इंटू जी, और ये लेंथ कितना है dx। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लगाना चाहते हैं इस पे। तो ये यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू होगा फोर्स बाय एरिया, दैट इज m बाई एल एक्स इंटू जी, फोर्स हो गया, बाय एरिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, मतलब टोटल डी लेते हैं। किसमें चेंज इन लेंथ की बात करते हैं, इस dx रॉड की जो dx लेंथ है ना, इसकी ओरिजिनल लेंथ हम dx मान लेते हैं और इसमें इलोंगेशन हम d मान लेते हैं। इंटीग्रेशन से हमें डी निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, y डी इज इक्वल टू m बाई एल इंटू जी ए एक्स डी एक्स। क्लियर, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y डी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई एल जी बाई ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, के जीरो से ई तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको जीरो से एल तक इंटीग्रेट करते हैं। पहले लेंथ जीरो हो रहा होगा और इस एंड तक अगर हम जाएंगे, इस तरह के हर डीएक्स पार्ट में जो इलोंगेशन हो रहा है उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो y इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई एल ए एक्स स्क्वायर बाई टू को इंटीग्रेशन में एल स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, एल से एल कैंसिल हो गया, दैट इज एम जी एल बाई टू ए। ओके ओके, जिनको डिस्कम्फर्ट है बंद कर लीजिए, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, आपको बच्चा का सीपीयू थ्रोटल कर रहा है ठीक है, ओके बंद कर लीजिए, कोई बात, पढ़ाई कीजिए, कंसंट्रेट होके पढ़ाई कीजिए, लास्ट में आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जाने दो। अभी आप करिए, लास्ट टाइम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर आप चले जाइए। अभी आप वीडियो ऑफ कर सकते, लास्ट टाइम में आना है एक बार और कुछ क्लास की चीजें पूछूंगा, उसको जवाब देना और तब जाना। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस y मतलब जो इलोंगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा mgl2ay। देखो ये इलोंगेशन इस तरह का आया। अब इसको हम, हाँ 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 ठीक है धनंजय, ओके। तो mgl/2ay है, राइट। तो इसको किस तरह से सोच सकते हैं, यदि मैं डायरेक्ट फाइनल इसको सोचूं, फाइनल डायरेक्ट डेरिवेशन ना करके अगर मैं डायरेक्ट इसकी एनालिसिस थोड़ा सोचूं, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे इसका मास m है, लेंथ l है, राइट। तो इस वाले फोर्स को, जैसे mg जो फोर्स होता है ना, इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो mg/2 से होता है और बाकी ये सीलिंग्स को सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ mg/2 लगा है। क्योंकि किसी भी चीज में इलोंगेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों साइड से फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बार स्प्रिंग को, मैंने एक केस डिस्कस भी किया था, वॉल से अटैच कर दिया और फोर्स एफ लगाया। दूसरी बार हमने क्या किया, दोनों स्प्रिंग के दोनों साइड से एफ फोर्स लगाया।
हमने पूछा कि स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट के है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, तो किस में इलोंगेशन ज्यादा, किस केस में इलोंगेशन ज्यादा होगा? सर सेकंड वाली में। सेकंड वाले में। सेकंड में। पक्का? सर इक्वल होना चाहिए। दोनों में इक्वल इलोंगेशन होगा। देखिए यहाँ पर भी अगर हम सेम सिचुएशन देखें, यदि ये स्प्रिंग मूव नहीं कर रहा है तो जितना फोर्स आप इस एंड पे लगा रहे हो ना, ये जो यहाँ पे स्प्रिंग हिंज किया होगा ये भी फोर्स एफ ही लगा रहा होगा, क्योंकि अपने को पता है कि मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग है तो एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। जैसे आप पुली की बात करते हैं, पुली में एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है, तो आप इसको T1 को आप T और T दोनों को इक्वेट करते हो कि नहीं, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस 2T करते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप पुली को मासलेस समझ करके इसको आप इक्विलिब्रियम में रखते हो। यदि ये स्प्रिंग मासलेस है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसकी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए तो अदर एंड पे भी फोर्स F लगना चाहिए। तो ये फोर्स जो लग रहा है सिर्फ उसके एक एंड को रोकने के लिए लग रहा है, और दूसरा एंड जो है होगा वो धीरे धीरे इसको एलोंगेट करेगा। ठीक उसी तरह से यदि आप सिर्फ, अगर मैं आपको स्प्रिंग को फिक्स ना करूं और एक साइड से फोर्स लगाऊं तो क्या ये इलोंगेट होगा? मैं थर्ड केस लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सर अब इसमें तो कोई नहीं होगा। इलोंगेशन नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में सेम इलोंगेशन होना चाहिए। फिर से थर्ड वाले केस में ये एक्सलरेट तो करेगा ना? एक्सलरेट तो अभी करेगा ही ना धनंजय। मैंने बोला स्प्रिंग मासलेस है, बिना मास जो मास वाला पार्टिकल ऑब्जेक्ट होता है वही तो एक्सलरेट करता है, बिना मास हाँ को वही जो तो सर, इसलिए ऑब्जेक्ट। डाउट, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा। हाँ ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से यस सर। इसके। तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई रॉड भी दे देता है और मैं कहूँ कि इस पे F फोर्स लगा दे, तो आप क्या करेंगे? इसमें अगर इलोंगेशन होना है तो इस फोर्स को इक्वल कर देंगे। जैसे आप इसको F/2 और इसको F/2 कर, मैथमेटिकली तो मैंने आपको प्रूफ कर ही दिया। अब मैंने इस फोर्स को डिवाइड कर दिया। अब इससे इलोंगेशन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या होता है? FL/A डेल्टा है। इसलिए डेल्टा L का फॉर्मूला होता है FL/AY। यहाँ पे F की जगह पे सिर्फ F/2 होगा, लेंथ या L हो जाएगा, A हो जाएगा और ये Y हो जाएगा। मतलब अपने पास हो जाएगा FL/2AY इसका आंसर होगा। अब इसको भी मैथमेटिकली ठीक उसी तरह से x पे dx एलिमेंट लेकर के आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बट आपको इक्विवेलेंट अगर हम रिलेशंस की बात करें, मतलब उस मैथमेटिकल इक्विवेलेंट अगर हम बात करें, तो वो ये है कि फोर्स को आपको दोनों साइड से इक्वलाइज करना होता है, तभी आप इलोंगेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे थे, सरफेस टेंशन की बात कर रहे थे। सरफेस टेंशन मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगल ऑफ कट, एक बार मैं सरफेस टेंशन को इन ब्रीफ बताता हूँ, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा। सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इन सब के बारे में थोड़े से इन ब्रीफ आइडिया आपको देता हूँ। देखिए सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस की वो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, वो अंडर टेंशन होता है। जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है वो अंडर टेंशन होता है। इसके पीछे कॉज क्या है? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हमेशा चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह जाना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी कंटेनर में लिक्विड की बात करते हैं, कंटेनर में जब लिक्विड की बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द कंटेनर है, जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द कंटेनर है, उसको सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। सपोज ए मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये कितने
जितने डिस्टेंस पे अट्रैक्ट करते हैं, तो ये r जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर बताया। इसको हमने बताया था रेडियस ऑफ स्फेरिकल इन्फ्लुएंस, या इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मैंने कहा कि इस मॉलिक्यूल्स को जितना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे एक मॉलिक्यूल्स जब चारों तरफ से अट्रैक्टेड होता है तो डिसॉल्व होने की कंडीशन जैसा हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना रिड्यूस करेगा। अब जो मॉलिक्यूल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, सपोज दैट इसके जस्ट फ्री सरफेस नीचे और जस्ट फ्री सरफेस ऊपर, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है। जो 2 पे है वहां पे क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होगा नीचे की तरफ ज्यादा होगा, है ना। ये कौन सा सिचुएशन है, 2 के सिचुएशन। और जो 3 है वो बिल्कुल सरफेस पे है। तो जो सरफेस पे होगा वो सिर्फ क्या होगा, एक तो नीचे वाले से अट्रैक्टेड होगा और एक सरफेस पे चारों तरफ इसको अट्रैक्ट। समझिए, जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री सरफेस पे है, पहले तो हमारा स्फीयर था, अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो स्फेरिकल सिमेट्री से वो अट्रैक्ट हो रहा था। जब सरफेस से जस्ट नीचे लेते हैं तो थोड़ा सा हेमी स्फीयर टाइप का आप मान लो कि हेमी स्फीयर का था। और बिल्कुल अगर आप सरफेस पे बात करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो ये सरफेस, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको अदर मॉलिक्यूल्स इसी सरफेस पे इधर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये हर मॉलिक्यूल्स अंडर टेंशन होता है, हर मॉलिक्यूल्स में मतलब ये खींचातानी हो रहा है, वो उसको खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है। तो ये जो अंडर टेंशन प्रॉपर्टीज है वो क्यों होना चाहता है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे कम है और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो हमें नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को अगर ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स तक सरफेस तक लेके आना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो हम वर्क करेंगे वो सरफेस की एक्स्ट्रा एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जो लिक्विड सरफेस है उसकी जो टॉप सरफेस होती है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन कंपेयर टू द लिक्विड मॉलिक्यूल इनसाइड। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण एक स्ट्रेन डेवलप होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं कि डेवलप होता है, जो रिस्टोर करना चाहता है किस पोजीशन को, चाहता है कि ये सरफेस ना फैले, मतलब कम से कम एरिया को रखना चाहता है कि कम से कम मॉलिक्यूल्स वहां पे रहे। ये पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात होती है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। इसलिए जो लाप्लास थ्योरी है ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ना है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना कम सरफेस एरिया, और फॉर ए गिवन वॉल्यूम जो स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी होती है वो सबसे कम सरफेस एरिया वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरी मॉलिक्यूल्स जो शेप बनाना चाहता है क्लस्टर में, वो चाहता है कि हम स्फेरिकल शेप बनाएं। क्वेश्चन आता है कि व्हाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि वहां भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने शेप को इस तरह से बनाना चाहेगा ताकि स्फेरिकल फॉर्म करे। तो फ्री सरफेस हमेशा टेंशन आता है। अभी सरफेस टेंशन को मैकेनिकल हमें स्टडी करना है, मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं करना। मैकेनिकल क्या चीज है? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगा वो मैकेनिकल मॉडल से आएगा, फोर्स से रिलेटेड आएगा। तो डिफाइन कैसे करते हैं सरफेस टेंशन को, कि अपने पास जो भी इस इमेज, अगर इस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ए बी है एल लेंथ का, तो ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इस ए बी पे, जो लेफ्ट मेम्ब्रेन है वो इस ए बी पोर्शन को इधर की तरफ स्ट्रेच करता है, और जो राइट मेम्ब्रेन है वो इधर की तरफ स्ट्रेच करता है। मान लो कि एफ फोर्स से स्ट्रेच करता है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये मान लीजिए सारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ है। तो एफ पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है ये स्ट्रेचिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए कि हर लिक्विड की अपनी एक सरफेस टेंशन होती है, हर लिक्विड की क्या होती है, एक सरफेस टेंशन होती है। तो हर लिक्विड की सरफेस टेंशन जो होती है वो सरफेस टेंशन के कारण एक स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है। मान लीजिए कि सरफेस टेंशन x है और ये लेंथ है y, ठीक है, इमेजिनरी लेंथ, ये लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फोर्स F हो जाएगा वो हो जाएगा X x इंटू वाई, X1 x इंटू, ठीक है।
तो एक तो ये बात जानना है। बहुत ही थोड़ा सा मॉलिक्यूलर व्यू है, विजुलाइज कीजिएगा। फ्री सरफेस जहां जहां है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बात करता हूँ एक ड्रॉप्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो हाफ पार्ट है हेमिस्फीयर, अदर हाफ से, ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में क्या है, ये जुड़े हुए ड्यू टू सरफेस टेंशन। हो गया ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, तो ये जो लाइन हमने बनाया है बीच में हेमिस्फेरिकल बाउंड्री, ये वाला हेमिस्फेरिकल बाउंड्री है, इसको मैं कलर से दिखा रहा हूँ। ये जो मैं लाइन बनाया हूँ स्फीयर पे, सपोज हमने ये एक स्फीयर था, इसके ऊपर हमने एक लाइन बना दिया। सपोज आपके पास क्रिकेट का बॉल है और इस क्रिकेट के बॉल पे एक रेसा जो होता है बीचों बीच, आपने देखा होगा जो क्रिकेट का बॉल होता है, जो प्रोफेशनल बॉल खेलते यस सर, हैं। उसको बोलते हैं Yes, sir. सीम। हाँ, उसमें उसमें क्या बोलते हैं उसको? सीम। सीम, हाँ सीम बोलते हैं। हाँ राइट, सीम। तो वो सीम आपने देखा होगा। तो ये दो हेमिस्फीयर बनाता है बॉल को। तो कह रहा है कि इस सीम के ये वाला जो पार्ट है, 2 पार्ट, 1 वाले पार्ट को चारों तरफ से ऐसे अट्रैक्ट किया रहा है इस सीम पे, आप ऐसे समझो। और उसी तरह से 1 2 पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये फोर्स जो होता है वो इसको चिपका के रखता है। तो इसका मतलब है स्ट्रेचिंग फोर्स की हम बात करते हैं। मतलब ये हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे कि अगर इधर की तरफ कर रहे होते हैं, इसका मतलब इधर तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा इस पे अंदरूनी, तभी तो भाई ये बैलेंस हुआ पड़ा है। तो वो चीज हम देखेंगे अभी, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स, इस टॉपिक को हम अभी देखने वाले हैं, है ना। तो इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स कितना होगा? स्ट्रेचिंग फोर्स होगा T इंटू 2 पाई आर। ये आया समझ में आपको? सरफेस टेंशन इनटू ये जो सीम का टोटल सरकमफेरेंशियल लेंथ होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा ना। फोर्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ जो होता है वो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है। आपको फोर्स को इसको ड्रा आउट करना है, फोर्स का यूज होना है। जेई आपको एडवांस और मेन दोनों पूछता है, और ये क्वेश्चन सिर के ऊपर से निकलता है मैक्सिमम जो, ओके। इसकी विजुअलाइजेशन ही होती रहती है और सिंपल सी विजुअलाइजेशन है। इसके बाद कर लेंगे तो मैकेनिक्स, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं। तो ये F इजिकल टू हो जाता है T इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब टोटल जो सरकमफेरेंशियल लेंथ है, टोटल इसके सर्कल का, उस लेंथ को सरफेस टेंशन से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्ट्रेचिंग फोर्स। अब हमने सरफेस टेंशन देखा। अब सरफेस टेंशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली सरफेस टेंशन टेम्परेचर से क्या होता है। सरफेस टेंशन पे अगर हम इफेक्ट की बात करें तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, the surface tension would decrease. With the increase in temperature, the surface tension would decrease. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। क्योंकि होता क्या है कि फाइनली इसमें चूंकि आपने हर जगह मॉलिक्यूलर लेवल काइनेटिक एनर्जी लेवल का बढ़ा दिया, ताकि ये जो डिफरेंसेस हैं, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज। थर्ड पॉइंट, the surface tension decreases and increases with the addition of impurities, addition of impurities। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि सरफेस टेंशन का यदि हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है? कॉमन एग्जांपल ये हो सकता है सरफेस टेंशन का कि इम्प्योरिटीज जब आप ऐड करते हो, इम्प्योरिटीज का मतलब हो गया जैसे मैंने सॉल्ट डाल दिया या किसी तरह का डिटर्जेंट डाल दिया, तो सरफेस टेंशन दोनों ही हो सकता है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दोनों ही बात हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज किस केस में होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज किस केस में होता है? जिस केस में डिसॉल्व कर जाता है इम्प्यूरिटीज। और इंक्रीज कब होता है? जब डिसॉल्व नहीं। जैसे हम किसी भी सॉल्ट की बात कर ले, जैसे कैडमियम कैडमियम सल्फेट की बात करें, है ना,
या फिर आप कॉपर सल्फेट की बात कर ले, सिल्वर सिल्वर सल्फेट की बात कर ले, AgSO4 की बात कर ले, तो ये सब जो है ना जब आप वाटर में डालते हैं तो ये डिजॉल्व नहीं करता है ना। तो डिजॉल्व नहीं करता है तो ये इम्प्योरिटीज डालने के बाद सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इंक्रीज करता है। जो मतलब जो सरफेस जो डिजॉल्व कर गया विद द डिजॉल्व्ड सॉल्ट, सरफेस टेंशन डिक्रीज। तो इस चीज को आप ध्यान। उसके बाद हमने कहा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक उसी तरह से विस्कोसिटी जो होता है वो डिक्रीज, है ना। सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन गैसियस के लिए, लिक्विड का हम केस बता रहे हैं, अगर हम गैस के लिए बात करें तो गैस के लिए विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम गैस में विस्कोसिटी की बात करें तो इसकी रैंडमनेस बहुत बढ़ जाती है। विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एज वेल एज गैस की इंटरनल लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, बट द लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती है क्योंकि मोबिलिटी बढ़ती है एक सरफेस का दूसरे सरफेस सर एक डाउट है सर। पे। बताइए। सर सरफेस टेंशन ऑफ लावा सर, वो जब देखते हैं ना सर तो ज्यादा दिखता होता है ना सर उसका, तो सरफेस उसमें टेंशन, टेम्परेचर भी है। सरफेस टेंशन ऑफ लावा। लावा, हाँ लावा, हाँ तो इसमें क्या, सर, उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज रहता है सर उसका, तो फिर वो उसमें ज्यादा दिखता है सरफेस सर टेंशन सरफेस अपने टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। कोई भी लिक्विड अगर है और सरफेस टेंशन आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो उसकी सरफेस टेंशन बहुत ही ना के बराबर। टेंशन। ठीक है, जो पानी को जैसे आपने गर्म कर दिया, ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन क्या चीज, अगर मैं बात करता हूँ कि आप एक कॉर्क्स, बहुत ही लाइट कॉर्क वाटर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉर्क अगर बिना उसका कुछ भी वॉल्यूम पानी में अंदर गए, वो अगर फ्लोट कर रहा है, या आप ये मान के चलो वाटर का बोट, मतलब वाटर पे जो कागज का बोट बनाते हैं उसका कुछ भी पोर्शन अंदर पानी को नहीं जाता, मतलब डिस्प्लेस वाटर नहीं करता, तो बाइंड फोर्स लगता नहीं होगा। बाइंड फोर्स नहीं लगता होगा तो उसके वेट mg को ये बैलेंस कैसे करता है। किसी भी चीज के फ्लोटिंग कंडीशन का मतलब क्या होना चाहिए कि वेट ऑफ द जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है वही हमारा बाइंड फोर्स होता है। और बाइंड फोर्स जब वेट को बैलेंस कर लेता है तो बॉडी फ्लोट करता है। जैसे आप शिप में बात करते हैं तो शिप में क्या होता है कि जो भी पार्ट शिप का वाटर के अंदर है उसके कारण डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो बाइंड फोर्स होता है वो बाइंड फोर्स वेट mg को बैलेंस करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। यदि मैं पानी को गर्म कर दूं तो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी कि वो बोट क्या हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। वो कागज का बोट भी हो सकता है कि डूब जाए क्योंकि सरफेस टेंशन खत्म हो गया। जितना ज्यादा सरफेस टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सरफेस टेंशन खत्म होगा। सरफेस टेंशन वाटर पे दूसरा यूज जो होता है, जितने भी मॉस्किटोज हैं सरफेस के ऊपर आराम से बैठा हुआ रहता है, उस पर बाइंड फोर्स बैलेंस नहीं करता है, वो मेम्ब्रेन बैलेंस करता है उसके वेट, तो वो भी बहुत हल्का है। तो इस चीज से अगर हम केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, जैसे गर्मियों में जो जेडीसी है या कोई भी जो कॉरपोरेशन है, हर सिटी का ग्रेड बी ग्रेड ए सिटी का, वो बोलता है कूलर में जो है केरोसिन ऑयल डाल दो। केरोसिन ऑयल जब आप वाटर में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। सरफेस टेंशन को जब डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के बाद वो जैसे मॉस्किटो उस पे ऊपर घर नहीं बना सकता, बैठ नहीं सकता, उसके लिए जो शेल्टर खत्म हो जाए। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल बात थी और फॉर्मूला आपको बताया। इसमें हमने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल्स भी किया था और मैंने आपको कहा था कि मैं दोबारा भी बताऊं। यदि मैं
एक रिंग को वाटर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, वाटर के ऊपर रिंग रखा हुआ है और उसको हमें उठाना है। ठीक है, इसको ऊपर उठाना है, बहुत ही लाइट रिंग है और इसकी रेडियस आर है। हमें इसको ऊपर उठाना है इस वाटर के ऊपर, अंदर भी वाटर होगा ऑब्वियसली। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली आप कहोगे सर अगर हम सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज ना लगाए तो आप कहोगे सर ये वेट mg होना चाहिए, वेट है नहीं, हमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मास वेट नहीं है, तो हम फोर्स इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें उस लेवल पे फोर्स को, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उठाओगे तो इसका जो चारों तरह, चारों साइड से जो लिक्विड की मेम्ब्रेन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जब आप उठाना चाहोगे ना, तो मैं ये देखो चारों साइड से दिखा रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या लगता है कि जैसे ठीक उसी तरह से कि आपने एक शीट लिया, राइट, और इसको आपने इधर की तरफ ब्लो कराया, जिसके कारण इसका मेम्ब्रेन ऐसे हो गया। बात क्या है? कोई भी अपने पास एक जैसे लाइन है, अब इसको आपने क्या करा, बेंड कर दिया। तो बेंड कर दिया तो ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेन था पहले, मान लो मेम्ब्रेन का मतलब है, ये मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये इस तरह का शीट होगा, आपको इमेजिनेशन हो रहा है, ये शीट होगा जिसका मैं टॉप व्यू इधर से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लाइन दिखा है। अब ये वाला जो शीट है इसको थोड़ा सा मैं कर्व्ड कर देता हूँ, तो कहने का मतलब है कि सरफेस टेंशन की स्ट्रेचिंग फोर्स इस तरह से तो मैं ये बताया कि सरफेस टेंशन का जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो चाहता है कि इस मेम्ब्रेन को हम फिर से वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाए। तो जैसे ही आपने इस रिंग को वाटर सरफेस पे डाला है तो वाटर सरफेस बेसिकली इस रिंग के साथ स्टिक कर जाता है, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। और जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसके साथ लिक्विड की जो फ्री सरफेस भी है वो ऊपर की तरफ उठ करके चारों साइड से एक मेम्ब्रेन की तरह बनता है। आप इसको विजुलाइज करने के लिए वाटर में अगर नहीं विजुलाइज कर सकते तो आप इसको ऐसे समझो, आप एक ग्लास को इन्वर्टेड फॉर्म में वाटर पे डाल दो और सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करो तो आपको उठाने में दिक्कत होती रहती है, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा। या कोई भी चीज को आपने एक डिस्क डाल दो वाटर पे और उसको वर्टिकली उठाने की कोशिश करो तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा भारी हो गया, कुछ चीज चिपक रहा है। शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं किया होगा। तो सर इसमें हॉरिजॉन्टली मग को उठाने में प्रॉब्लम होती है बकेट से अगर आप हाँ हाँ, निकालो तो। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, जैसे मान लो मग है, निकालो और वाटर हॉरिजॉन्टली वो रखा हो कुछ, हाँ। जो है उस केस में एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन है कि इसको आप विजुलाइज करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लीजिए कि मैंने एक फेविकॉल का लिक्विड ले लिया,
समझ लीजिए वाटर में तो उतना एडहेसिव प्रॉपर्टीज सर दिखता ये नहीं है एग्जांपल ही दिया था पिछली बार भी सर आपने मतलब बताया था ना, तो इसलिए। हाँ, वही बताया था। तो मान लो कि जैसे रिंग है, तो रिंग पे आपने डाल दिया इस एडहेसिव लिक्विड में, मतलब जो एडहेसिव का मतलब होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है। कोहेसिव मतलब होता है को मतलब सिमिलर, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स है इसके कारण फेविकॉल रिंग के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद आप इस रिंग को वर्टिकली उठाएंगे तो देखेंगे, थोड़ा सा उठाइए, हल्का सा माइन्यूटली थोड़ा उठा करके देखिए, तो चारों साइड से एक फेविकॉल का मेम्ब्रेन सिलेंडर की तरह बनेगा कि नहीं? यस सर। यस सर बनेगा। और उठाएंगे तो सिलेंडर की तरह बनेगा। यस अब सर। इस मेम्ब्रेन पे जो होगा वो चाहेगा, जैसे मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ इस लिक्विड का, तो मेम्ब्रेन चाहेगा वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, तो सरफेस टेंशन इसको स्टोर करने के लिए चारों तरफ से रीस्टोर करेगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन इनटू 2πr होगा कि नहीं? ये चारों साइड से मेम्ब्रेन की क्या लेंथ है? चारों साइड से मेम्ब्रेन की जो लेंथ है वो 2πr है। सरकमफेरेंशियल लेंथ की बात कर रहा हूँ, यस जो सर। रिंग के चारों साइड से हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है ये मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्टली बेसिकली मेम्ब्रेन सिकुड़ना चाहता है, अपनी एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि ये फोर्स डायरेक्टली रिंग पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो हमें कम से कम जो ऊपर की तरफ वर्टिकल फोर्स लगाना पड़ेगा वो एजेंट के द्वारा कितना लगाना पड़ेगा? F इंटू टी 2πr लगाना। एक बार आईआईटी ने सॉरी T इंटू 2πr, है ना? यस एक बार आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में था। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक हमारे पास वर्टिकल पैरेलल रेल्स है। पैरेलल रेल्स का मतलब है मेटालिक के रेल्स है इस तरह का, और इसके ऊपर एक स्लाइडर है, और यहाँ पे क्या है? सोप फिल्म था, सोप फिल्म था, और इसमें लाइट रोप है, ये लाइट रॉड है, लाइट रॉड। उसकी मास नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे इस मास m को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास m क्या होगा जिससे कि ये रॉड, लाइट रॉड इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेशनरी रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। दैट यू हैव टू फॉलो कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये मैक्सिमम मास क्या होगा ये आपको बता। तो इस केस में हम कैसे बताएंगे इसको? फिर इस केस में टेंशन दोबारा लगेगी ना? हाँ, इसमें एक चीज देखिएगा, लिक्विड में और सोप फिल्म में दो डिफरेंस होता है। इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। जो लिक्विड होता है, जैसे मान लीजिए ड्रॉप्स की बात करें, तो ये सारा वाटर होगा, और जो बाहर होगा वो एयर या गैस होगा। तो यहाँ पे एक ही इंटरफेस है, मतलब ये लिक्विड और वाटर इंटरफेस है। जबकि जो बबल्स होता है या फिल्म होता है उसमें दो इंटरफेस होता है। जैसे साबुन का जैसे झाग बन गया, आपने जैसे मान लो कि मार्केट में मिलता है इस तरह का, जब आप बबल्स क्रिएट करते हैं फूंक मार के, पहले एक इस तरह का चमचा जैसा रहता है हैंडल, सर। अब यस उसमें सर। सर सॉल्यूशन साबुन में का पानी डालते तो हैं होता और है वो भी। जैसे फूक जैसे मारेंगे तो एक ये चदरा बना हुआ है, और आपने फूक में मारा तो उसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन पे आपने फोर्स लगा दिया, मेम्ब्रेन फोर्स लगाया तो पहले तो एडहेसिव फोर्स खत्म होगा, वो बाहर जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो गोल बन जाएगा, वो स्फेरिकल बनाएगा। यस सर। तो यहाँ से ये जो बबल्स होता है उसमें क्या होता है, या इधर लिक्विड है और अंदर एयर है, एयर, लिक्विड और एयर, यहाँ दो इंटरफेस है। तो जितने इंटरफेस होंगे उतना स्ट्रेचिंग फोर्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द सरफेस कॉन्सेप्ट। तो इस लिक्विड फिल्म पे एक ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि अपने को पता है कि एल लेंथ का अगर ये लाइट रॉड है तो एक सरफेस टेंशन का स्ट्रेचिंग फोर्स टी इंटू एल ऊपर से लग रहा होगा, क्योंकि एयर लिक्विड का इंटरफेस एक ऊपर से है और एक नीचे से है।
एक अंदर से भी होगा ना, अंदर वाले साइड में, क्योंकि फिल्म बना हुआ है, जैसे आपने इसमें एक फिल्म बनाया है, तो ऊपर वाला सरफेस पे होगा, नीचे वाले सरफेस पे होगा इसके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल अपवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स है वो 2TL है, और नीचे की तरफ वेट mg है। तो यहाँ से या तो मास पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम मास कितना होगा, तो ये होगा 2TL/g। आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन कितना होगा फॉर रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इससे क्वेश्चन आया था जी, अपने आप में उस टाइम ये बिल्कुल नया क्वेश्चन। ओके, अब सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टीज आ गया, तो अब हम इसके साथ ही ड्रॉप्स एंड बबल्स भी देख लें। मैंने आपको सरफेस टेंशन की एक और थ्योरी बताई थी जिसमें हम एनर्जी के टर्म में बात किया था। एनर्जी के टर्म में क्या बात किया था कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन वो बेसिकली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास फ्री सरफेस है, तो हर मॉलिक्यूल्स की एक एनर्जी है, सारे एनर्जी को यदि आप ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर लें, तो वो सरफेस टेंशन के इक्वल हो जाता है। देखो कैसे, आप इसको समझिए। अगर हम इसको देखना चाहें, धनंजय पढ़ा दिया, वेंचुरीमीटर पढ़ा दिया, ठीक है, तो बता दूंगा 5 मिनट का काम। तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू, देखिए हमने बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं इसको यदि L से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लूँ और L से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूँ, तो डायमेंशनली देखिए, फोर्स इंटू लेंथ ये तो वर्क हो गया, है ना, और L इंटू L क्या हो गया, एरिया हो गया। तो वर्क पर यूनिट एरिया मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया। या इसी केस में आप देख लीजिए, हमने आपको ये जो बताया था, ये लेंथ L है, यहाँ पे ये फिल्म है, ये फोर्स F है, इसके कारण मान लीजिए कि ये dx मूवमेंट होता है ना, ये इसके वेट mg के कारण, इसका मास मान लीजिए रॉड का m है, इसके कारण इसमें dx का मूवमेंट होता है। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो F dx होगा, ठीक है, वर्क डन F dx होगा। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा F dx डिवाइडेड बाय एरिया को L dx लिख सकते हैं। ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, dx से dx कैंसिल हो गया, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो मैंने कहा कि जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, ये एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये उस शेप को, साइज को रिस्टोर करना चाह रहा है, तो एक तरह से एनर्जी को रिस्टोर करना चाह रहा है, तो इसी एनर्जी वर्क डन ही हमारा क्या है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज बेसिकली, सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, या वर्क डन पर यूनिट एरिया, या हम फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। एनर्जी के टर्म में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है कि सरफेस टेंशन, चूंकि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। आप कहोगे सर इसका क्या यूज है, मैंने कहा कि एक स्फेरिकल ड्रॉप्स है, इसकी रेडियस है r2 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन दे दिया है 0.01 न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दे दिया है। मैंने कहा कि टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको बताना है, हम कैसे निकालेंगे, सरफेस एनर्जी यू जो होगा वो सरफेस टेंशन इंटू एरिया होगा, 0.01 इंटू एरिया को 4πr² लिख सकते हैं, आर है 2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² इंटू r², ये एनर्जी जूल में आएगा कि नहीं। मतलब इस तरह से हम टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या सरफेस एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें,
एक्सेस प्रेशर inside drops and molecules। देखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद एक हमें कैपिलरी एक्शन पढ़ना होता है। तो कैपिलरी एक्शन, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरे आपकी प्रॉपर्टीज पीओएम खत्म हो जाए। आपको बीच में मैं फिर से रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड एंड प्रॉपर्टीजोमीटर का एक दो क्लास रिवाइज कराऊंगा। जहां भी जो पीछे रह गए हैं उसको आप कवर कीजिएगा, बट आपको इस वीक में ये सब चीज कवर कर लेना है। क्वेश्चन बना लेना है कम से कम डीटीएस सबका लेवल 1। और मैं आप सबको बताता हूँ कि यदि आप इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व डीटीएस लेवल 1 आल्सो, देन यू मे डायरेक्टली सॉल्व जेईई मेन प्रॉब्लम्स आर। सिर्फ आप जेईई मेन भी बना लेंगे, एनालिसिस करके कम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या तो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए, प्रॉब्लम कम भी प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा, या प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ा लीजिए, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये दो रास्ते होते हैं। तो आपको जो यदि आप बहुत मेहनती बच्चा है तो दोनों काम कर लीजिए तो आपको रैंक इंश्योर हो जाए। यदि आप कम से कम सिलेक्शन चाहते हैं तो एटलीस्ट, या तो कम पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस ज्यादा कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। तो हम इस वीक में ये मान के चलो कि बैक वर्क और एनर्जी तक तो अपना बैलेंस था। रोटेशन, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स, फ्लूइड्स भी अपने पास एक अच्छा चैप्टर है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। मेहनत करना शुरू कर दीजिए आप। एक सब्जेक्ट पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं हो, सारा सब्जेक्ट पढ़िए, इतनी स्टेमिना बनाइए। ठीक है? तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जैसे देखिए अपने पास कोई भी जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस करने का मतलब क्या है? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें बताया था आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक बार once again मैं आपको यस सर। इसमें बताया था आपको कि जब भी कभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल जब सॉलिड के कांटेक्ट में होता है, एज पर जैसे आप कंटेनर है इसमें आपने लिक्विड डाल दिया, तो जो बाउंड्री होती है जहां पे सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आता है टॉप सरफेस के पास, वो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। या तो ये लिक्विड का सरफेस ऐसे अंदर की तरफ झुक जाता है, या लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो बाहर की तरफ झुक जाता है। उसके पीछे रीजन बताया था मैंने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का। मैंने बताया था कि एडहेसिव जो फोर्स होता है दैट एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और कोहेसिव फोर्स मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो है वो कोहेसिव है, लिक्विड सॉलिड के बीच में एडहेसिव है। एडहेसिव जो फोर्स होता है वो 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे रेंज में एक्ट करता है किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे सॉलिड के द्वारा। और किसी भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो 90 डिग्री के रेंज में लगता है, मैक्सिमम 90 डिग्री के रेंज में लगता है। इसलिए एवरेजिंग जब करते हैं आप, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, जब एवरेजिंग करते हैं तो जो 180 डिग्री का 90 एवरेज हो गया 90 डिग्री पे, तो आप कंटेनर जो सॉलिड का कंटेनर है ना, उस पे एडहेसिव फोर्स क्या मानते हैं 90 डिग्री टू द कंटेनर, और जो ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है इस पे आप मानते हैं कि कंटेनर सॉलिड के साथ 45 डिग्री। चूंकि इसका रेंज 90 डिग्री दे तो एवरेजिंग कर दिए तो कोहेसिव फोर्स का जो फोर्स होता है वो सॉलिड के साथ 45 डिग्री एंगल पे बन करके नीचे की तरफ होता है। क्लियर? अब हम आगे की तरफ आते हैं। अब मैंने कहा कि इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट एक्ट करेगा, एक रिजल्टेंट एक्ट करेगा। सपोज ये रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है जो लिक्विड के बाहर हो, या रिजल्टेंट अंदर की तरफ भी हो सकता है। जब ऐसा शेप बनता है तो रिजल्टेंट करने का मतलब है रिजल्टेंट लिक्विड के फ्री सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जैसे रिजल्टेंट बाहर की तरफ होगा, एडहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है,
ठीक है, एडहेसिव फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा, जिससे कि इस रिजल्टेंट फोर्स पे 90 डिग्री का एंगल बना देगा। ये जो इस लिक्विड मेनिस्कस पे, मेनिस्कस मतलब कर्व्ड जो लिक्विड सरफेस होता है उसको बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस, लिक्विड की मेनिस्कस, तो मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड थोड़ा सा कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा और ये रिजल्टेंट फोर्स इस पे परपेंडिकुलर। यदि ये कब का केस है, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, और एडहेसिव फोर्स यदि कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा तो हम समझ सकते हैं कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स चिपक गया है लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ। इसका मतलब है इस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विड विल वेट द सॉलिड। ये वेटिंग कंडीशन है, मतलब गीला कर देना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मर्क्यूरी को ग्लास पे डाल दो तो वो उसको वेट नहीं कर पाता, मर्क्यूरी हट जाएगा सरफेस से, कोई लिक्विड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप क्लीन ग्लास पे आप वाटर डाल दो, वो उसके साथ स्टिक कर जाएगा, इसको आप बोल सकते हो कि वो वेट हो चुका है। इस तरह से कपड़े वेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आप एफ पे ग्रेटर देन अगर एफ सी करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स बाहर की तरफ डोमिनेट होगा और सरफेस कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। जब ये सरफेस बनता है तो सॉलिड और लिक्विड के साथ जो एंगल बनता है टेंजेंट वाइज, मतलब आप समझिए एक एंगल जो ये बन रहा है सॉलिड्स पे और एक एंगल जो लिक्विड पे बन रहा है सरफेस पे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक्यूट होता है, 90 से कम होता है। यानी जब एक्यूट होगा तब का कंडीशन क्या होगा, एफ ए ग्रेटर देन एफ सी होगा एंड द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। और इस केस में टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ये है और सॉलिड सरफेस का टेंजेंट ये है। ये एंगल हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स है, रिजल्टेंट अंदर की तरफ होगा। क्लियर। यस सर। अब यहाँ से जब हम बात करते हैं कि सरफेस थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, मेनिस्कस फॉर्म हो चुका है, मेनिस्कस जैसे ही फॉर्म होता है तो दोनों साइड प्रेशर का डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझिए कि मेनिस्कस फॉर्म हुआ तो प्रेशर का डिफरेंस क्यों आया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस मेनिस्कस बन गया तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो इस तरह से स्टोरिंग सरफेस टेंशन के कारण इसका रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, फिर एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दोनों का वो इस लिक्विड सरफेस पे अंदर की तरफ काम कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि बाहर की तरफ तो एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है इस मेम्ब्रेन पे, तो इसका जी सर। मतलब क्या हुआ, साइड टोटल 3 फोर्स काम कर रहा है। इन दोनों का एक रिजल्टेंट, एक फोर्स, 2 फोर्स और एक ऊपर वाला पी नॉट फोर्स, पी नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स। अगर ये बैलेंस होना है इस वाले शेप पे, लिक्विड का जो ये मेनिस्कस है यदि इस पोजीशन पे बैलेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो गया कि अंदर से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि P इनसाइड वुड बी ग्रेटर देन P होगा, ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर की बात करेंगे तो पीओ मिल करके पीओ इंटू एरिया प्लस सरफेस टेंशन का फोर्स 2T परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 2T परपेंडिकुलर इंटू लेंथ, ये दोनों मिल करके इनसाइड के
प्रेशर इनटू एरिया को बैलेंस कर रहा है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो ये लेंथ है ना, ये हम कह सकते हैं कि P इनसाइड जो होगा हमेशा P आउटसाइड से ग्रेटर होगा। मतलब हमेशा कोई भी जो लिक्विड का मेनिस्कस फॉर्म होता है तो हमेशा जो होगा अंदर वाले साइड का जो प्रेशर है, मतलब सेंटर तरफ वाला जो साइड है, उसका प्रेशर ज्यादा होगा आउटसाइड से। यही चीज हम देखेंगे कि जो इनसाइड और आउटसाइड का जो डिफरेंस होता है वो 2T/R होता है, जहाँ पे R है रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। इवन ड्रॉप्स में भी एप्लीकेबल है। यदि हम ड्रॉप्स की बात करते हैं, सर आपकी समझिए आवाज बहुत कम आ रही है सर, लो आ रही है। तो ठीक आ रही है। नहीं सही आ रही है सर। थोड़ा सही है। सा उसको ठीक कर लीजिए निश्चल। मैं भी देखता हूँ कनेक्शन तो सब सही है। नहीं सर, कनेक्शन तो सही है सर, बस मतलब थोड़ी सी अगर माइक को पास रखोगे ना सर तो जाने का तेज इरादा आएगी। तो नहीं हो गया? जाने का इरादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं सर। बच्चा सब ऐसा न्यू जनरेशन का बच्चा है ना, बहुत तेज है। एक्चुअली पुराने जनरेशन से न्यू जनरेशन हमेशा 10 टाइम्स ज्यादा तेज होता है। मेंटल लेवल जो है, ये तो मानव मानव का विकास है, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो अक्सर जो है तो स्पेशली वो बहानों में। टीचर टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी लागू हो जाता है। We have experience, we did MSc, we did BTech, तो that's why I am teaching you। ऐसा इसका मतलब थोड़ी है कि मैं आपसे ज्यादा तेज हूँ, ठीक है ना? तेज आप हैं तो आप हमें घुमा सकते हैं, लेकिन मैं आपके पेरेंट्स जैसा हूँ एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं जो कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए बताता हूँ, ठीक है? फ्यूचर आपका अच्छा एक बार बन जाएंगे आप, तो ऑटोमेटिक आप मुझे दुआ दे ना दे, इसका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा मेरे अकाउंट पे। एक दिन ऊपर तो जाना ही है, थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो मैं 7 खानदान को ठीक कर दिया। यदि अगर मेरे वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, उसमें अगर मैं भी वजह हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे मैंने मोटिवेट ही क्यों ना किया, तो वो उससे कितना बड़ा धर्म है। आप अच्छा हो गए, फिर आपके बच्चे अच्छे हो गए, फिर उसके बच्चे अच्छे हो गए, फिर उसके बच्चे अच्छे हो गए, पूरा फैमिली जो सुख कर रहा है ना, उसका अकाउंट का 0.001% सुख का ट्रांसफर मेरे ऊपर होगा। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस एंड ग्रेट जॉब, ठीक है? तो एटलीस्ट यस टीचर सर। हैव टू मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स कि बच्चा पढ़े। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप्स की, राइट? तो ड्रॉप्स में भी क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको हम थोड़ा प्रूफ करने की भी कोशिश करते हैं। ये ड्रॉप्स है, अंदर लिक्विड है, यहाँ पे एक ही इंटरफेस है, लिक्विड और एयर का इंटरफेस है। ओके, यस सर। तो इसमें हमने कहा कि अंदर वाला साइड जो होगा वो बाहर वाले साइड से ज्यादा हो। नाउ वी हैव टू डिफाइन कि पी इनसाइड पी आउटसाइड ग्रेटर है। हमने इसको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर लिया और हमें प्रूफ करना है कि ये पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और ये जो हेडिंग है, अपना हेडिंग जो था वो था एक्सेस प्रेशर। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स एंड बेल्स, उसका एक्सप्रेशन आपको बताना। तो हमने कहा कि हम ऐसा कर देते हैं कि एक स्फीयर है, यहाँ पे जो ये स्फेरिकल ड्रॉप्स है, इस पे चारों साइड से सरफेस टेंशन की स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट हाफ के कारण। एग्जांपल पहले भी बताया, चारों साइड से। राइट साइड वाला जो हेमीस्फीयर है वो लेफ्ट वाले को खींच के रखा हुआ है, तभी जाके बैलेंस है। तो ये जो फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, वो T/2πr है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ द यस स्फीयर है। और इसको अगर बैलेंस कर रहा है तो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 पे है पी और इधर नॉट, यस सर। साइड है। अब पी इन साइड का जो फोर्स होगा इधर की तरफ, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो होगा पी इन साइड माइनस पी आउटसाइड इनटू एरिया, और इज इक्वल टू हो जाएगा T/2πr।
अब यहाँ पे एरिया क्या होगा, देखिए ये जो एरिया है वेक्टर सम अगर आप करेंगे ना, कभी भी किसी कर्ड सरफेस पे जो नॉर्मल एरिया होता है वो उसके प्रोजेक्टेड एरिया के इक्वल हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास ये कर्ड एरिया है, प्रेशर हमेशा इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है एरिया पे, तो इस सब का जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो एरिया होगा ना वो इस मतलब इस कर्व्ड सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा। जैसे आप समझिए इसको, आप इस स्फीयर पे एक अगर टॉर्च लाइट डालते हैं तो सामने वाले वॉल पे एक सर्कुलर फेस बनाएगा ना शैडो का, तो एरिया का यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। प्रेशर के केस में ये पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इंटू एरिया इज इक्वल टू टी इंटू टू पाई आर होगा। तो बेसिकली हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। ये हो गया पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तो प्रॉब्लम बनाने में भी आपको काम आएगा। दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आप इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर। Yes. टी इंटू टू पाई आर। अब यहाँ से इसको आर से आर कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो P inside minus P outside that is excess pressure will be 2T by हाँ। होगा ना। मतलब हमने ये आपको दिखाया कि जो एक्सिस प्रेशर है डेल्टा P inside it drops which is equals to 2T by R. It's a very good result. अब जैसे हम इसको थोड़ा सा एनर्जी से प्रूफ करना चाहते हैं, एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है वो एनर्जी से। अब ड्रॉप्स की जो एक्सिस प्रेशर है, अब मैं ड्रॉप इसको करना चाह रहा हूँ एनर्जी कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए एक्सिस प्रेशर के कारण ड्रॉप में कुछ एक्सपेंशन हो गया। पहले इसकी रेडियस आर था, अब हो गया आर प्लस डेल्टा आर। एक्सिस प्रेशर होगा तो कब तक इक्विलिब्रियम में कुछ आने के लिए कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेंशन होगा, तो इस आर रेडियस से आर प्लस डेल्टा आर रेडियस हो गया। ठीक है, फोर्स यहाँ पे एक्सिस प्रेशर किधर की तरफ लग रहा है, ऑब्वियसली इधर की तरफ। बाहर की तरफ। ये बबल्स नहीं है, ये ड्रॉप्स। तो डेल्टा पी इंटू एरिया, ये फोर्स लग गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर लिख सकते हैं क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा, और वर्क डन इज इक्वल टू जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी ले रहा हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। देखो ये क्या चीज मैंने लिया है, सबसे पहले तो प्रेशर डेल्टा पी चारों साइड से लग रहा है। अगर हम एक छोटा सा पार्ट देखें तो इस पे डेल्टा पी, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, तो डेल्टा पी इंटू एरिया, मान लीजिए कि स्मॉल एरिया है A1 यहाँ पे, और इंटू डेल्टा आर, ये वर्क डन हुआ। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट इसी तरह से लेते हैं, है ना, A2, और इस पे भी अपने पास डेल्टा पी प्रेशर है, तो डेल्टा पी इंटू A2 वर्क डन डेल्टा आर हो गया। फिर इसी तरह से सबको करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी देखा था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना, टी इज इक्वल टू एस अपॉन ए। तो यहाँ से इसको एनर्जी को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो सरफेस टेंशन टी इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। और ये लिख सकते हैं फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाला देखिए, सब में डेल्टा पी कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा आर भी कॉमन ले लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले पे, ये अंदर वाला यस जो सर। है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई, और ए स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर है, स्क्वायर ये हो गया आर प्लस 2r प्लस डेल्टा आर और इंटू डेल्टा आर, ये समझ में आ डेल्टा गया, आर। ए इंटू ए माइनस बी। आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये बताया। अब यहाँ से देखिए डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, चूंकि डेल्टा आर टेंडिंग टू जीरो है,
ठीक है, डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि जब आप प्लस करेंगे तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, इनटू में अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहोगे सर डेल्टा आर पहले आपने क्यों 0 नहीं दिया, तो पहले तो कैंसिल ही हो रहा था तो उसको मैंने हटा दिया। अब ये 2r प्लस डेल्टा आर है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन ले लिया, डेल्टा आर को टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो यहाँ से जो अपने पास डेल्टा पी आ जाएगा 2t/r आ जाएगा। पी आ जाएगा, वो ऑब्वियसली आ जाएगा 2t/r। तो एक कंफर्म हो गया कि हम ड्रॉप्स में जो एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे वो होता है 2t/r, एक कंफर्म। अब हम देखते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड। इनसाइड बबल्स, यहाँ पे देखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल्स की बात करते हैं। तो बबल्स में होता क्या है कि यहाँ पे 2 लेयर्स है, ठीक है, 2 लेयर्स है, मतलब यहाँ पे लिक्विड है, फिर एयर है, और फिर लिक्विड। ये थिन मतलब ये जो गैप होता है इसकी थिकनेस ऑफ द फिल्म बहुत ही कम होती है, ये फिल्म है, मतलब यहाँ पे क्या है अंदर होगा, अंदर सॉरी अंदर एयर है, उल्टा लिख दिया, इधर लिक्विड है और इधर बाहर क्या है, एयर, यही है ना, तभी तो बबल्स बनेगा। बबल्स मतलब अंदर गैस है, बीच में एक फिल्म है जो कि ये थिकनेस है फिल्म की, और फिर बाहर एयर है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं पी इनसाइड। देखो मान लो कि यहाँ पे पी इनसाइड है और ये पी है और ये पी आउटसाइड है, तो पहले तो पी इनसाइड माइनस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2t/r, पहला इक्वेशन। और अपर वाले इंटरफेस पे हम लिख सकते हैं p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t/r, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो p इनसाइड माइनस p आउटसाइड इज इक्वल टू हो जाएगा 4t/r। जहां जहां फिल्म होता है वहां ड्रॉप्स के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे उसमें 2t/r आया था, तो इसमें आ गया 4t/r। तो ये भी चीज अपने को समझ में आ गया कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल्स क्या होता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से एक चीज बताइएगा मेरे को कि मान लीजिए कि प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास ट्यूब है और इसमें क्या है, वाटर रखा हुआ है, कितना, h डेप्थ पे, और मेनिस्कस ऐसा बना हुआ है। पहले जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स में देखते थे तो हम फ्लैट सरफेस देखते थे, हमने कोई कर्वेचर मेनिस्कस नहीं सोचा, और हम डायरेक्टली बात करते थे कि h डेप्थ बिलो जो प्रेशर होगा वो क्या लिखते थे। पहले से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे प्रेशर कितना लिखते थे, P इज इक्वल टू पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और प्लस रो जी एच, ये लिखते थे ना, यस सर। P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच लिखते थे। अब अपने को ये मेनिस्कस है तो यहाँ का प्रेशर कितना लिखें, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे। अब मैं प्रेशर इस पे लिखना चाह रहा हूँ, P, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज T, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, नाउ टेल मी। हमें इतना पता है कि अगर कोई भी मेनिस्कस होता है तो इधर अगर प्रेशर P नॉट है तो इस साइड जो प्रेशर होगा तो क्या होगा, P नॉट माइनस 2t/r होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा कि अंदर वाला प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होता है बाहर वाले प्रेशर से, तो अंदर वाले साइड का मतलब है मेनिस्कस के सेंटर साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर साइड जो है एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है,
तो इसका मतलब है इस साइड तो प्रेशर पी नॉट हो गया, तो इसके अंदर वाला साइड जो होगा पी नॉट माइनस टू टी बाई आर हो गया। ये अगर ये मेनिस्कस ऐसे होता तो यहाँ पे अगर प्रेशर पी नॉट होता तो इस साइड प्रेशर पी नॉट प्लस टू टी बाई आर हो जाता। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका ये मतलब है कि इस मेनिस्कस में यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट माइनस टू टी बाई आर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपको लेके चलना है। सपोज ए पॉइंट से आप बी पॉइंट की तरफ आप इक्वेशन मैनोमेट्रिक इक्वेशन लगाना चाहते हैं, तो पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, ये प्रेशर ले लिया, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस रो जी एच, और बी पॉइंट तक पहुंच गए तो इक्वल्स टू पी बी, या पी लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा पी विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस टू टी बाई आर। ये एक्चुअल प्रेशर एट द बॉटम होगा, जबकि हमने टू टी बाई आर को पहले से इग्नोर कर दिया था। बट अगर हम इसको काउंट करें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस टू टी बाई आर। ये करना पड़ेगा। क्लियर? सर हाँ, जो फर्स्ट वाला जो कर्व है उसमें पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्रेशर ही कैसे लिखा साइड? जैसे एक बात तो मैंने आपको बताया था, इस पे गौर कीजिएगा। आपको मैंने कहा कि कोई भी लिक्विड मेनिस्कस जब होता है तो इनसाइड, इनसाइड मतलब समझ रहे हो ना, इनसाइड मतलब जो होता है कि सेंटर, अगर लिक्विड मैं इसको, हाँ, लिक्विड के साइड वाला, ये इनसाइड, ये इनसाइड जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड वाले से ज्यादा होता है। ये बात हमने लॉजिकली भी प्रूव कर दिया यस था। सर। तो अब मैंने कहा कि चूंकि ये कर्ड सरफेस है, अब ये ऊपर वाले मेनिस्कस पे देखिए, ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। यस सर। तो इस साइड जो होगा प्रेशर हमारा कम होना चाहिए। कितने से? ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो टू टी बाई आर से डिफरेंस में होता है। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर P माइनस टू टी बाई आर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर X है तो यहाँ भी प्रेशर X माइनस टू टी बाई आर। और अगर यहाँ पे हम Y ले लेते हैं, यहाँ पे Y ले लेते हैं तो यहाँ पे Y प्लस टू टी बाई आर होगा। बट टू टी बाई आर का कॉम्बिनेशन होगा ना। सोच लो इस पे। आ गया सर, आ गया सर। तो यहाँ से मैंने आपको कहा कि ये जो मेनिस्कस है, अगर बाहर की तरफ प्रेशर आपने पी नॉट लिया है, इधर की तरफ प्रेशर अगर पी नॉट लिया है, तो जस्ट बिलो द लिक्विड जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट माइनस टू टी बाई आर आएगा। तो पी नॉट पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस टू टी बाई आर, इसका नेट प्रेशर। अपने को पता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिया था, तो मैंने कहा था ए पॉइंट का प्रेशर लिखो, फिर आप लिक्विड के डेप्थ में जा रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो इसमें प्रेशर प्लस करो। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे मैंने पूछा थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा के, कॉन्सेप्ट लगा करके मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। एक लिक्विड सरफेस का मेनिस्कस कंटेनर में ऐसा दिया हुआ है, ये एल लेंथ है और ये एच है, ये इसका लिक्विड, टोटल लिक्विड इसमें भरा हुआ है। कंटेनर का एक्सेलरेशन ए है, आपको इस पॉइंट का प्रेशर बताना है। सरफेस टेंशन जो लिक्विड का है वो टी बता दो, तो हमारी तरफ से पेंसिल इनाम में या इरेजर, इतना ही छोटा गिफ्ट लो, बड़ा कर। इस पॉइंट का प्रेशर बताना है। किस पॉइंट का? इस पॉइंट का। थोड़ा सा सोचिए, खाली पढ़ते रहेंगे तो सब पच हो जाए। थोड़ा सोचिए भी, क्वेश्चंस पे सोचिए। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और ऑक्सीडेशन वेव्स दो ही चैप्टर बचे हैं, और टारगेट अपने पास जनवरी और फेब 2 महीने का टाइम है, 2 चैप्टर बचे।
आप लोग रहते कोर्स 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 हायरे कोर्स कोर्स तो खत्म हो ही जाता है यार। हम लोग को ड्राइवर है ना, हम लोग को पता होता है ना कोर्स को, गाड़ी को कहाँ लगानी है, कब सर आप ड्राइविंग फोर्स हो सर। लगाना है। तो बताइए ए पॉइंट पे प्रेशर बताइए, थोड़ा सोच के बताइए ना क्यों इतना टेंशन। देखिए यहाँ पे इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स को याद कीजिए। इस वाले पहले वाले प्रॉब्लम्स में मैंने आपको सिर्फ ये मेनिस्कस नहीं बनाया था, बाकी सेम क्वेश्चन आपके साथ। कोई है क्या, कोई बच्चा, कोई तो बताओ यार। सर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो इसमें कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर प्रेशर पी नॉट है तो इसके जस्ट बिलो जो पॉइंट होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पी नॉट प्लस 2T/R होना चाहिए। यहाँ पे आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, इस बात का भी ऑफ ख्याल मेनिस्कस। रखिए, है ना। तो आर रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। अब इसके बाद नीचे आ रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आप चले आओ, वर्टिकली नीचे चले। तो पी नॉट प्लस टू टी प्लस बाई रो आर प्लस रो जी एच। अब यस आप सर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली एक्सेप्टेड कंटेनर में प्रेशर डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट जाने पे। अगर हॉरिजॉन्टल आप मूव करोगे तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, ये L लेंथ है, तो P1 माइनस P2 जो होगा वो रो ए एल के इक्वल होगा। जी यस सर। सर। तो पी नॉट प्लस 2T/R प्लस रो जी एच और माइनस रो ए एल इज इक्वल टू पी ए होगा कि नहीं। ए पॉइंट पे पहुंच गया ना, बहुत आसान है, तरीका करो। देखो हर चीज के पहुंचने का दो रास्ते होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट रास्ता जिसमें कोई मैनुअल नहीं होता, और एक होता है मैनुअल जिसमें स्टेप्स होते हैं, मेथड होता है, प्रोसेस। सक्सेस इंसान दो तरह से होते हैं। जो डायरेक्ट जाते हैं वो कभी कभी क्या होता है ना, उनका इंसाइट इतना क्लियर होता है या इतना स्ट्रॉन्ग आईक्यू के होते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। दूसरा होता है जो तरीके से हर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पहुंच जाए। तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R प्लस रो जी एच माइनस रो एल, ये होगा प्रेशर। ठीक है, उसी तरह से हर है अगर ये ना, एक्सेलरेटेड कंटेनर नहीं होता ना सर तो फिर उसके वो एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तब तो उस वही लाइन की प्रेशर हो प्रेशर। जाता। हाँ हाँ सर। तब तो सेम प्रेशर होगा। ओके, तो अब हम आते हैं आगे की तरफ। देखिए एक लगे हाथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक डिस्कस करते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्स ऑन द कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड पार्ट ऑन द कंटेनर, कर्व्ड पार्ट ऑफ द कंटेनर। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, आप इसको एज न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ये कोन है और इस कोनिकल फ्लास्क है और इसमें पूरा वाटर डाला, यहाँ पे बेस बंद है, पूरा वाटर है इसमें, इसका रेडियस आर है, ठीक है। और ये जो हाइट है वो एच, कोनिकल फ्लास्क। आपको बताना है कि लिक्विड का फोर्स ऑन द कंटेनर वॉल क्या होगा। जो कर्व सरफेस है ना, कोन का कर्व सरफेस, उसका लिक्विड का उस कंटेनर पे फोर्स क्या है, ठीक है आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका एक वाटर बॉडी। मैंने कहा है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड उसी फ्लूइड का जो शेप होता है वो कंटेनर के शेप जैसा हो। तो कंटेनर के शेप जैसा मैं एक लिक्विड ले रहा हूँ जिसपे हम एबीडी बना रहे हैं। ये कौन नहीं, ये फ्लूइड का बॉडी है।
उसी शेप का। यहाँ पे पूरा ये लिक्विड। अब इसमें ये देखिए, एक तो कंटेनर का जो बॉटम वॉल है वो उधर की तरफ वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, साथ ही साथ जो साइड वाला कंटेनर है इस लिक्विड पे इस तरह से फोर्स लगा रहा होगा चारों साइड से। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आया होगा, है ना। इसको मैं एफ बी ले रहा हूँ, बेस का फोर्स ले रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा इसके इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें। तो अब हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, इसके टोटल इक्विलिब्रियम की बात करें, वाटर बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हम कैसे इसको लेंगे? हम इसको ले सकते हैं वेट mg नीचे की तरफ है, तो 2fv प्लस mg इज इक्वल टू fb। यहाँ पे बेस थ्रस्ट है, fb है बेस थ्रस्ट। बेस थ्रस्ट अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, 2fb इज इक्वल टू fb माइनस mg। fb जो होगा वो क्या होगा? बेस थ्रस्ट क्या होगा? अपने को पता है कि इस लिक्विड वाले बॉटम पे हर जगह जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो जी एच है। पी नॉट तो है नहीं क्योंकि कंटेनर बंद है, तो रो जी एच है। तो इसको हम लिख Only सकते हैं Roj. रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, हर जगह प्रेशर सेम है, उसको डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स निकल। और माइनस mg, mg मतलब है टोटल लिक्विड का वेट कितना होगा। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर IR cube. एच, हाँ, pi square. पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी हो गया इंटू जी हो गया। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर रो जी एच माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी एच बाई 3। ठीक है, ये 2FV हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको अभी दिया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो FB हो जाएगा वो क्या होगा? जो FB हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच डिवाइडेड बाई 2, से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच। ये FB फोर्स है। चूंकि लिक्विड का जितना फोर्स कंटेनर पे होगा उतना ही फोर्स कंटेनर का लिक्विड पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइड वॉल पे जो लिक्विड के द्वारा फोर्स लगेगा वो टोटल जो वर्टिकल फोर्स लगेगा सब मिला करके वो लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर रो जी। अब लिक्विड के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और अगर आप बना के रखेंगे इसको तो सर कल के टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस के डाउट है सर। डाउट है, पूछिए पूछिए। हाँ। पूछिए, नहीं तो हम फिर एक कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन थ्योरी पढ़ेंगे। बस हमारा ये चैप्टर थ्योरी फिनिश हो ही गया है, इसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस में करीब करीब हम 2 क्लास लगाएंगे फ्लूइड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। तब तक सर आप एक इसको बार HC वर्मा से भी थ्योरी, कर सकते हैं ना? हाँ बहुत अच्छा है, पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंप्लीट चैप्टर है उसमें से वहाँ। यस सर, हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। प्रदीप बिश्नोई सर, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, टेंसर जो क्वांटिटी है, देयर आर सम क्वांटिटी इन फिजिक्स which is neither completely vector nor completely scalar. It can be transformed into a scalar, right? जैसे हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का क्या है, यूनिक स्पेसिफिकेशन नहीं है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं। जब हम वेक्टर और या स्केलर को डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय
its magnitude only, then it is a scalar, then is said to be a scalar. Or it do not if it do not follow the triangle of vector addition or vector law of vector algebra, law of vector addition of algebra, तो हमारा स्केलर होता है। तो इसके दो रीजन हो गए कि why the physical quantity are said to be scalar. Now there are some quantity, although it has some direction, but it is not scalar, but in some condition it is said to be a scalar. For example, moment of inertia की बात, moment of inertia about the same axis, you can add all the moment of inertia of the particles about the same axis of rotation. So if you are selecting the same axis of rotation for all the particles rotating in a plane, then the sum of moment of inertias of all the particles about the same axis is equal to the actual moment of inertia. So that means what, कि हम स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं। तो इन जनरल हम ये सम कह कर रहे हैं। सकते हैं कि हमने क्या करा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक स्केलर क्वांटिटी बना दिया। इफ वी आर टेकिंग द कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वी आर मेकिंग इट एज स्केलर। तो नाउ टेंसर क्वांटिटी जो होता है वो इट मे बी वेक्टर, इट मे बी स्केलर, इट हैज सम रैंक, जो कि हमें आगे पढ़ना है आगे की सिलेबस में। क्योंकि देखो फिजिक्स यहाँ पे द एंड नहीं होता है, we are just starting only the 10 to 20% of the physics. There are a lot of physics which we will study later in BSc classes, in MSc classes, in BTech classes. There are so many concepts. तो जो मैंने नहीं पढ़ा है उसका मतलब वो एग्जाम में नहीं आता। That theory is not to be asked in exams. जेई में आ जाए तो फिर मैं बोलना सर सर कल वाले पेपर में तो टेंसर वाले क्वेश्चन आ गए थे सर, मोमेंट ऑफ नहीं इनर्शिया। वो तो आ जाते हैं, क्योंकि इस वाले टेस्ट की बात करो वो आ जाते हैं कभी तो। ठीक, इस सर वाले एक चीज पूछ मैं रहा था क्या बोल सर, रहे? रोटेशनल जो क्वांटिटीज है ना सर, तो उसमें से कौन सी टेंसर क्वांटिटीज है? रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और वो टॉर्क भी है क्या सर? ना टॉर्क वेक्टर है। ठीक तो है सर। टेंसर आपको जानिए, टेंसर की रैंकिंग होती है ना, स्केलर रैंक 0 होता है, वेक्टर रैंक 1 होता है जिसकी 3 कंपोनेंट्स होती है, उसकी पूरी स्टोरी है। अभी अपना सर इतना सिलेबस संभाल लो तब फिर हम आगे देख। सर हाँ जी बोलो। हाँ एक क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, वो कल के टेस्ट का। उनके टेस्ट को भेजा है, कौन सा तो क्वेश्चन? मैं भी भेजने वाला हूँ सर। ग्रेविटेशन का। ओके ओके, अभी 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट्स डाउट रहेगा। द वन हु वांट्स टू लॉग आउट, he or she may log out. After the last 15 minutes only we will make doubts. So if you want to log out, you may log out. और जिसको डाउट है वो रह सकता है। ओके, तो अब हम इसको हटा करके न्यू शेयर करते हैं और